है। आज हम कक्षा 12वीं में साझेदारी फर्म का विघटन का जो चैप्टर है उसके आगे के प्रश्नों को हल करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया। एक साझेदार नितिन द्वारा उसी को 3000 रुपये में लिया गया, यह मानते हुए कि फर्म का विघटन हो चुका है। उपरोक्त के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया, ठीक है। एक साझेदार नितिन द्वारा उसी को 3000 रुपये में लिया गया मतलब नितिन ने प्राप्त किया कंप्यूटर को, जो फर्म में था उस कंप्यूटर को नितिन के द्वारा लिया गया। और नितिन कौन है? साझेदार है। तो जब साझेदार लेता है तो उसका खाता हम विकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नितिन का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। यहाँ पर केवल नितिन लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा नितिन का पूंजी खाता विकलन। यहाँ पर हो जाएगा नितिन का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। तो नितिन का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से लिख लीजिएगा, ठीक है। 3000 यहाँ पे और 3000 इधर, दोनों तरफ। अपलिखित कंप्यूटर को नितिन द्वारा लिया गया। अपलिखित कंप्यूटर को किसके द्वारा लिया गया? नितिन के द्वारा लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप पंजी प्रविष्टियां करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन के द्वारा लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। निम्न स्थिति में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए। पहला लिखा है, अ में लिखा है कि 85,000 रुपये के लेनदारों ने 40,000 रुपये रोकड़ और 43,000 रुपये के विनियोग का अपने दावे का पूर्ण भुगतान स्वीकार किया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 85,000 के लेनदारों ने 85,000 रुपया लेनदार का राशि हो रहा था। लेनदारों का राशि कितना हो रहा था? 85,000 हो रहा था, जिसमें बोल रहा है लेनदारों ने 40,000 रोकड़, 40,000 रोकड़ मतलब 40,000 नगद और 43,000 रुपये के विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ होगा, ठीक है, का अपने दावे का पूर्ण भुगतान स्वीकार किया। यहाँ पर पूर्ण भुगतान में क्या करें? लेनदार जो है, लेनदारों का 85,000 था, जिसके लिए वे 40 और 43 तो 40 80 3 83, इस 83,000 रुपये का जो मतलब यहाँ पर संपत्ति है, एक रोकड़ है और विनियोग है, इन दोनों को जो है पूर्ण भुगतान के रूप में इन लेनदारों ने स्वीकार कर लिया, कह रहा है प्रश्न, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न देता है तो हमको याद रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में हम पंजी प्रविष्टि में केवल जो है रोकड़ से संबंधित व्यवहारों का पंजी प्रविष्टि करेंगे, विनियोग का पंजी प्रविष्टि यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे होता है तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि देखिए, लेनदार अगर पूर्ण भुगतान में किसी संपत्ति को, फर्म की कोई संपत्ति को ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो है पंजी प्रविष्टि किसी प्रकार का नहीं होता। आप प्रश्न क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से ऐसा होता है। संपत्तियों की वसूली करके चैप्टर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। तो उसमें क्या होता है कि लेनदारों को अगर दायित्व का भुगतान करना है, हमारे जो दायित्व है लेनदारों को जो भुगतान करना है, जो भी राशि, उसके लिए अगर संपत्ति को हम लेनदारों को मतलब दायित्व के भुगतान में दे रहे हैं, लेनदारों को भुगतान में दे रहे हैं, तो उसका लेखा हमको नहीं करना है, उसका लेखा हमको नहीं करना है। क्लियर हो गया? दूसरा चीज, यहाँ पर रोकड़ 40,000 दे रहे हैं, तो जब रोकड़ दे रहे हैं तो इसका लेखा करेंगे, लेकिन संपत्ति जो है समायोजन कर रहे हैं, मतलब लेनदारों को दे रहे हैं अपने दावे के पूर्ण भुगतान में, तो इसका लेखा नहीं होगा, लेकिन इसका लेखा होगा रोकड़ का। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे जिसको भी वसूली खाता विकलन हो जाएगा बैंक खाता से। वसूली खाता विकलन किससे? बैंक खाता से। इसके बारे में जो डिटेल है ये यहाँ पर लिखा है, देखिए, संपत्तियों की वसूली में यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, स में संपत्ति को किसी लेनदार द्वारा अपने दायित्व के बदले लेने पर, संपत्ति को किसी लेनदार द्वारा अपने दायित्व के बदले लेने पर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी कोई लेनदार फर्म की किसी संपत्ति को अपने दायित्व के बदले भुगतान स्वरूप ले सकता है। यदि संपत्ति उसके दायित्व के लिए पर्याप्त है
तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। दायित्व के लिए पर्याप्त है तो उस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। सर ठीक है, समझ गए। और यदि संपत्ति जो है केवल आंशिक भुगतान हेतु पर्याप्त है, कुल आंशिक भुगतान हेतु पर्याप्त है, कुल लेनदार या ऋण में संपत्ति का मूल्य घटाकर शेष राशि नगद भुगतान की जाएगी जिसकी प्रविष्टि होगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो है 43,000 का हमारे पास संपत्ति था, इस 43,000 के संपत्ति को क्या किया हमने दिया, लेकिन ये जो है पर्याप्त नहीं था, तो इसलिए हमने रोकड़ भी दिया। क्या दिया? रोकड़ भी साथ में दिया। समझ में आ गया होगा। उसके साथ हमने क्या दिया? रोकड़ दिया। क्लियर हो गया। तो 85,000 रुपये का लेनदारों का जो था उसमें हमने 40,000 रोकड़ और 43,000 रुपये के विनियोग को दिया, पूर्ण भुगतान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 43,000 इसका हो गया जिसकी पंजी प्रविष्टि हमको कोई भी संपत्ति हम पूर्ण भुगतान में लेनदारों को देते हैं या दायित्व के भुगतान में देते हैं तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का पंजी प्रविष्टि नहीं होता। लेकिन जब रोकड़ दे रहे हैं तो रोकड़ का पंजी प्रविष्टि होगा। और हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे वसूली खाता विकलन। क्या लिखेंगे? वसूली खाता विकलन बैंक खाता से लेनदारों को अपने दावे का पूर्ण भुगतान करने पर। वसूली खाता विकलन बैंक खाता से। ठीक है, कितना रुपए दिए हमने? 40,000 रुपये रोकड़ के रूप में दिया, इसलिए 40,000 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिया। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे और देखते हैं। 40,000 रुपये तो हो गया। लेनदारों को अपने दावे का पूर्ण भुगतान करने पर, मतलब पूर्ण भुगतान तो किए जिसमें 40,000 रुपये का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा में वही चीज़ को मैं लिखा हूँ। अच्छा, दूसरा को देख लीजिए। दूसरा ब, लेनदार 16,000 रुपये के हैं, वे 18,000 रुपये मूल्य की मशीनरी को अपने दावे भुगतान जो है स्वीकार करते हैं। लेनदार कितने के हैं? 16,000 रुपये के, और वे 18,000 रुपये के मूल्य की मशीनरी को अपने दावे में भुगतान स्वरूप स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेनदार जो है 16,000 के हैं बोल रहा है, और उसके पूर्ण भुगतान में 18,000 का जो मशीन था उसको स्वीकार कर लिए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। जैसे विनियोग को लेनदारों को दिया गया, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं हुई, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मशीन जो है पूर्ण भुगतान में जा रहा है, इसलिए इसकी भी कोई प्रविष्टि नहीं। ये आंशिक भुगतान है, लेकिन ये संपत्ति है। जब संपत्ति का हम क्या करते हैं? दायित्व के भुगतान में देते हैं तो उसकी कोई प्रविष्टि नहीं करते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी संपत्ति है, ये मशीन है, मशीन का हम दायित्व के भुगतान में दे रहे हैं तो इसलिए इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये कहाँ पर से मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए कोई प्रविष्टि नहीं हो। कारण, यदि लेनदार फर्म की किसी संपत्ति को अपने दायित्वों के बदले भुगतान में ले सकता है, यदि संपत्ति उसके दायित्व के लिए पर्याप्त है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। पेज नंबर आप 340 संपत्तियों की वसूली के बारे को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर यहाँ पर दिया है संपत्तियों की वसूली में, ये सी सेक्शन, ये इसी चीज़ को मैं आपको बताया हूँ अभी, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्रश्न में देखिए, तीसरा लिखा है लेनदार 90,000 रुपये के हैं और वे 1,20,000 रुपये के भवन तथा 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। तो लेनदार कितने के हैं? लेनदार 90,000 के हैं, 1,20,000 रुपये के भवन और 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? बैंक खाता विकलन वसूली खाता से लेनदार द्वारा 90,000 रुपये के भुगतान में भवन 1,20,000 रुपये की प्राप्त की, शेष अंतर की राशि तो 1,20,000 रुपये माइनस 90,000 मतलब 30,000 को फर्म को प्राप्त होने पर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि लेनदार जो है 90,000 रुपये का था। कितने का था? लेनदार को देना था 90,000, लेकिन भवन का जो मूल्य था वो था 1,20,000 था। तो जाहिर सी बात है कि अगर लेनदार को देंगे तो इतने का है और ये उससे ज़्यादा का यहाँ पर लिखा है। देखिए ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ अलग से लिखा है ना। यहाँ पर जैसे 16,000 का लेनदार था और 18,000 रुपये के मूल्य का मशीन को दे दिए लेनदार को, 2,000 को माइनस करके समझिए, मतलब 2,000 रुपया उसमें छूट दे करके इसको दे दिए समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि उसमें से 2,000 रुपये फर्म को प्राप्त हुआ, लिखा था क्या? नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि लेनदार 90,000 रुपये
के हैं और वे 1,20,000 रुपये के भवन तथा 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90,000 का है लेकिन उसमें से ये मिल रहा है उसको भवन 1,20,000 का, तो 1,20,000 में से 90,000 को माइनस कर दिए तो बचा 30,000। इस 30,000 को ये लेनदार क्या करेगा, फर्म को देगा, फर्म को रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं। तो 30,000 रुपये रोकड़ देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रेडिटर वेयर लिखा है 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यू, 1,20,000 के वैल्यू का बिल्डिंग को स्वीकार करता है। पेड कैश और भुगतान करता है कैट टू फर्म मतलब पेड कैश मतलब लिखा है वो भुगतान किया कैश में 30,000 रुपये टू फर्म को भुगतान किया कितने रुपये, 30,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1,20,000 का वो बिल्डिंग लिया और उसका जो लेनदार का जो राशि था जिसको लेना था उसको वो 90,000 था। तो जब 1,20,000 का सामान ले रहा है उसका 90,000 हो रहा है तो 30,000 रुपये उसको वापस फर्म को लौटाना है। वही 30,000 रुपये फर्म को लौटाया और फर्म को लौटाया तो फर्म के लौटाने पर प्रविष्टि हो गया बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया हो। यहाँ पे लिखा लेनदार फर्म की संपत्ति को अपने दायित्व के बदले प्राप्त करता है तो कोई प्रविष्टि नहीं होती है, लेकिन दायित्व से अधिक की संपत्ति होने पर शेष राशि लेनदार द्वारा फर्म को दिया जाता है तो उसकी प्रविष्टि होगी। समझ में आया। दायित्व इसके लेनदार का जो दायित्व था मतलब लेनदार को जो देना था उसको जितना दिया उसकी कोई प्रविष्टि नहीं हुआ, लेकिन लेनदार ने 30,000 रुपये जो हमको दिया एक्स्ट्रा फर्म को दिया उसकी प्रविष्टि हुई। यदि दायित्व की राशि फर्म की संपत्ति राशि कम, यदि दायित्व की जो राशि है राशि से फर्म की संपत्ति राशि कम होने पर शेष राशि फर्म के द्वारा रोकड़ के रूप में भुगतान की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि क्या हुआ था, लेनदार को जब हम पैसा दिए तो लेनदार को जब हम बिल्डिंग दिए तो लेनदार का जो देना था राशि वो कम था, 90,000 था, लेकिन हमने बिल्डिंग 1,20,000 का दिया, मतलब हमने ज़्यादा रुपया दिया था, इसलिए लेनदार ने हमको फर्म को मतलब लौटाया। ठीक, इसके जस्ट विपरीत होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो संपत्ति है वो लेनदार को देते हैं, लेकिन लेनदार का जो दायित्व है वो ज़्यादा होता है, मतलब लेनदार को जो देना है वो ज़्यादा देना है। अब मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग 1,20,000 का है और लेनदार को देना है 1,50,000, तो उस स्थिति में तो पूर्ण भुगतान नहीं हुआ। तो उस स्थिति में क्या होगा, 1,20,000 का हम बिल्डिंग देंगे और 30,000 हम रोकड़ के रूप में लेनदार को देंगे। यदि 1,50,000 रुपये जो है लेनदार का आ रहा होगा तब की स्थिति में। समझ में आ गया होगा। तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां को देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 2 बार 3 बार उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में वो लिखा है कि वसूली व्यय से संबंधित व्यवहारों का रोजनामचा बनाइए। तो वसूली व्यय की राशि 25,000 रुपये कितनी है, 25,000 रुपये वसूली व्यय की राशि है। अब इसकी पंजीपुष्टि क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला वसूली खाता विकलन बैंक खाता से, वसूली खाता विकलन हो जाएगा बैंक खाता से वसूली व्यय की राशि का भुगतान करने पर। ठीक, फिर दूसरा जो है पंजीपुष्टि को देखते हैं। दूसरा लिखा है क्या, वसूली व्यय की राशि 3,000 रुपये का भुगतान अशोक द्वारा, जो कि एक साझेदार है। अशोक एक साझेदार है और उसके द्वारा जो है वसूली व्यय की राशि दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, वसूली खाता विकलन अशोक के पूंजी खाता से। वसूली खाता विकलन किससे, अशोक के पूंजी खाता से। यहाँ पे 3,000 और इधर भी 3,000। ठीक है, वसूली व्यय की राशि साझेदार अशोक के द्वारा भुगतान करने पर। अब तीसरा जो पंजीपुष्टि है उसको देखिए, स में क्या लिखा है, वसूली व्यय 2300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए। मतलब वसूली व्यय जो है 2300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए। व्यक्तिगत तौर पर किए गए का मतलब है कि उसने वसूली का जो भी 2300 रुपये का व्यय हुआ उसने खुद अपने जेब से दे दिया। ठीक है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा या किसी प्रकार का फर्म को सूचित नहीं किया, व्यक्तिगत तौर पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, भुगतान अशोक द्वारा, जो कि एक साझेदार है। यहाँ पर बताया गया कि भुगतान जो है अशोक ने किया है।
तो उसका हमने पंजी प्रविष्टि किया कि वसूली खाता विकलन अशोक के पूंजी खाते से, लेकिन यहाँ पर वो 23 रुपये जो खर्चा हुआ उसको वो अपना मान करके दे दिया, उसको फर्म को नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसूली व्यय 23 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अगर ऐसा दिया रहेगा तो समझ जाएगा कि ये व्यक्तिगत मतलब उसके स्वयं के खर्च का मतलब स्वयं का खर्चा मान करके इसने दे दिया तरुण ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एंट्री, व्यक्तिगत भुगतान है इसलिए कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, नो एंट्री, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये फर्म से संबंधित नहीं है इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। फिर अमित साझेदार अमित को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 4000 रुपये में नियुक्त किया गया। ठीक है, 4000 रुपये में नियुक्त किया गया और वास्तविक वसूली व्यय की राशि 3000 रुपये है। तो कितने में नियुक्त किए उसको देखिए, कितने में नियुक्त किए, 4000 में नियुक्त किए, तो इतने राशि को उसको भुगतान करना पड़ेगा साझेदार अमित को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वसूली खाता विकलन अमित के पूंजी खाता से। अमित को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए भुगतान करने पर, अमित को हम क्या किए, परिसंपत्तियों की वसूली के लिए भुगतान, तो वसूली खाता विकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसूली खाता विकलन। ठीक है, किससे, तो अमित के पूंजी खाता से। क्लियर हो गया, और यहाँ पे राशि लिख देंगे 4000। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 9वां को बन गया। अब 9वां का ए को देख लीजिए, 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका ए। तो सभी साझेदारों ने, इसको ध्यान से समझिएगा, सभी साझेदारों ने फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त की। सभी साझेदारों ने क्या किया, फर्म के विघटन मतलब फर्म को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की। यासीन एक साझेदार है, यासीन कौन है, एक साझेदार है, 2 लाख रुपए के ऋण को साझेदारों के पूंजी भुगतान से पहले भुगतान चाहता है। यासीन चाहता है कि जो 2 लाख रुपए का लोन है हमारा, उसको हम लोग साझेदारों को पूंजी भुगतान से पहले हम उस लोन को भुगतान कर दें करके यह बोल रहा है। लेकिन अमर क्या कह रहा है कि एक अन्य साझेदार का भुगतान यासीन के ऋण के भुगतान से पहले चाहता है। लेकिन अमर एक अन्य साझेदार का भुगतान, जो अन्य साझेदार के पूंजी का भुगतान यासीन के ऋण के भुगतान से पहले, मतलब जो ऋण है उसके भुगतान से पहले चाहता है। ठीक है, तो कारण बताते हुए उनके बीच उपाय का सुझाव दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यासीन सही है, यासीन सही है। क्यों सही है, क्योंकि भारतीय भागीदारी अधिनियम, कौन सा, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के धारा 18 के अनुसार विघटन के समय भागीदारों मतलब साझेदारों के पूंजी के भुगतान से पहले ऋण का भुगतान या ऋण को चुकाया जाता है। पूंजी के भुगतान से पहले हम किसको चुकाते हैं, ऋण को चुकाते हैं। साझेदारों के पूंजी भुगतान से पहले ऋण को चुकाया जाता है, इसलिए यासीन यहाँ पर सही है और यही उसका आंसर है। इसी को आंसर को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, 1932 की धारा 18 के अनुसार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, ए और बी निम्नांकित चिट्ठा है, ए और बी का निम्नांकित चिट्ठा है जो कि बराबर के साझेदार हैं। दायित्व पक्ष देखिए, दायित्व में लिखा है और संपत्ति पक्ष में, संपत्ति पक्ष में मशीन, प्लांट, देनदार और बैंक। तो इसमें से इन तीनों को तो हम क्या कर देंगे, इनको वसूली खाता में डालेंगे और इधर जो है इधर लेनदार को भी क्या कर देते हैं, वसूली खाता में डाल देते हैं। देखते जाइए कैसे कैसे पंजी प्रविष्टि होगा। उसके बाद लिखा है उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया, संपत्तियों से निम्नांकित वसूली हुई, मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 20% कम, मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से कितने प्रतिशत कम, 20% कम। ठीक है, मशीन जो है हमारा कितने का है, 18,000 का 20% निकालेंगे मतलब 3600 रुपये कम जो है, मतलब 18,000 में 3600 रुपये कम कर लीजिएगा। प्लांट पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम, 20,000 का प्लांट है, 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 मतलब 18,000 रुपये मिला। देनदारों से 4,000 रुपये, देनदार 5,000 के थे लेकिन मिला कितना, 4,000। लेनदारों को 10% की कटौती पर भुगतान किया गया, लेनदारों को 10% की कटौती पर लेनदार
लेनदार कहाँ है, यहाँ पर 6000 और 10% कटौती, तो लेनदारों का 10% मतलब 6000 गुणित 10/100 करेंगे तो 600 रुपये की कटौती हो जाएगा, मतलब 5400 रुपये का भुगतान किया गया। और समापन व्यय कितना हुआ, 1000 रुपये हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमको इसको बनाना है। तो पंजी प्रविष्टि क्या होगा, पहले तो हम सबको जो है जितने भी हमारे पास ये संपत्ति हैं इसको हम किस में डाल देंगे, वसूली खाता में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए वसूली खाता विकलन हो जाएगा, मशीन खाता से, प्लांट खाता से, देनदार खाता से। बैंक को हमने छोड़ दिया, बैंक को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बैंक क्या है या रोकड़ है उसको छोड़ना है। ठीक है, तो बैंक वसूली खाता विकलन मशीनरी खाता से, प्लांट खाता से, देनदार खाता से। वसूली खाता में संपत्तियों को हस्तांतरित करने पर ऐसा क्यों किए, तो ऐसा क्यों इसलिए करते हैं कि बैंक की राशि और रोकड़ दोनों को तरल माना जाता है, इसको और कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मशीन को हमको जो है बेच करके उससे रोकड़ प्राप्त करना होता है, प्लांट को बेच करके उससे रोकड़ प्राप्त करना है, देनदारों से पैसा वसूलना होता है। ठीक है, इसलिए इनको वसूली खाता में डाल दिया जाता है। जबकि बैंक में है राशि है, रोकड़ है, तो उसको तो हम निकाल सकते हैं बैंक से, इसलिए इसको वसूली खाता में नहीं डाला जाता। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए वसूली खाता विकलन मशीनरी खाता से, प्लांट खाता से और देनदार खाता से। तो 43,000 रुपये इन सब को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18,000, 20,000, 5,000। ये कहाँ से लिए, तो हमने यहीं पर से लिया 18,000, 20,000 और 5,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद दूसरी जो प्रविष्टि होगी वह है संपत्तियों, संपत्ति बोलता हूँ, दायित्व को भी हम क्या करेंगे, वसूली खाता में डालेंगे। तो लेनदार यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे क्या हुआ, मशीन है तो नीचे में लिखे, मतलब जितनी भी संपत्तियाँ हैं तो हमने यहाँ पर नीचे तरफ लिखे, समझ में आ रहा है, समाकलन पक्ष में लिखे। लेकिन जितने दायित्व हैं हम उसको विकलन पक्ष में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लेनदार का खाता विकलन वसूली खाता से, ये दायित्व को हम क्या कर रहे हैं, वसूली खाता में हस्तांतरित कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे लेनदार का खाता विकलन वसूली खाता से। वसूली खाता में लेनदार की राशि को हस्तांतरित करने पर 6,000। ठीक, अब क्या होगा, इन संपत्तियों को वसूली खाता में डाल दिए, अब इनको विक्रय करेंगे, अब विक्रय से राशि प्राप्त होगी तो हम फिर पंजी प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता विकलन। चूँकि हम यहाँ पे रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन कर सकते हैं, तो आज हम ले रहे हैं बैंक खाता। ठीक है, बैंक खाता में समझिए कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में गया, तो हम लिख दिए बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। कहाँ से मिला, तो वसूली खाता से मिला, बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त वसूली राशि 14,400। ये 14,400 कहाँ से आया, तो 14,400 ये मशीन को बेचे तो 14,400। 18,000 का मशीन था, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि 18,000 के मशीन में 20% क्या करना है, 20% कम। समझ रहे हैं, मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 20% कम, तो 18,000 की मशीन को हमने 20% कम में, तो गणना हमने यहाँ पर करके बताया हुआ है कि 18,000 का मशीन है, उसमें 20% कम मतलब 3600 रुपये कम हो जाएगा। तो 18,000 में 3600 कम कर दिए तो कितना आ गया, 14,400 रुपये का हो गया। प्लांट उसी प्रकार, प्लांट में 10% कम ही करके बताया प्रश्न में, तो 20,000 का प्लांट था, 10% निकाल लीजिए तो 2,000 आया। इस 2,000 को 20,000 में हम माइनस कर दिए तो हमारा आ गया 18,000। ठीक, उसके बाद देनदार जो है 5,000 रुपये का था, लेकिन कैश में कितना मिला हमको, 4,000 रुपये मिला। तो ये 14,000 और 18,000 है, ये 4,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बैंक खाता विकलन वसूली खाता से 14,000, 18,000 और 4,000, इन तीनों को जोड़ करके हमने यहाँ पर लिख दिया 36,400 और 36,400। क्लियर हो गया होगा। फिर अब क्या हुआ, अब हमने तो वसूली कर लिया, अब हमको राशि का भुगतान भी करना है। किसको करना है, लेनदार एक जने हैं जिसको हमने यहाँ पर डाला है वसूली खाता में, तो इसको भुगतान करेंगे। अब वसूली खाता में डाला गया तो हम लिखेंगे वसूली खाता विकलन बैंक खाता से। तो यहाँ पर देखिए वसूली खाता विकलन हो जाएगा बैंक खाता से लेनदार का भुगतान करने पर। कितना किए, 5400 रुपये। क्यों, क्योंकि इसको भी 10% राशि कम, लेनदार कितने का था, 6,000 का था यहाँ पर देखिए, लेकिन हम भुगतान किए 5400 का। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि लेनदारों को 10% की कटौती पर भुगतान किया गया। तो 6,000 का 10% निकालेंगे तो 600 होता है। अब 6,000 में 600 को कम कर दिए तो कितना हो गया, 5400 रुपया हो गया। इसी का हमको भुगतान करना है। क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो संपत्ति को वसूली खाते के अंतर्गत डाला, लेन और दायित्व को भी वसूली खाते में डाला। फिर संपत्तियों के विक्रय से हमको क्या मिला, रोकड़ मिला, तो हमने लिखा बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जितने भी दायित्व थे उनका भुगतान किया, तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से। ठीक, उसके बाद क्या है, वसूली खाता विकलन बैंक खाता से समापन व्यय का भुगतान करने पर। अब समापन व्यय कहाँ से आ गया, तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 1000 रुपये समापन व्यय के हुए हैं, तो हम लिख देंगे वसूली खाता विकलन क्या, बैंक खाता से। इसका भी पंजी प्रविष्टि सेम होगा, वसूली खाता विकलन बैंक खाता से समापन व्यय का भुगतान। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। इसको क्यों करना है, तो वसूली से या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। वसूली से हानि को हम क्या करें, यहाँ पर हानि हो रही है तो खाते में बराबर अनुपात में हस्तांतरित कर रहे हैं। बराबर अनुपात में इसलिए हस्तांतरित कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न में दिया हुआ है कि बराबर के साझेदार हैं, इसलिए जो है ए और बी बराबर के साझेदार, इसलिए उनको लाभ हो या हानि दोनों में बराबर बराबर का क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वसूली खाता को बंद करने पर यह पंजी प्रविष्टि होगी। वसूली खाता, अब देखिए वसूली खाता का काम कहाँ तक रहता है, जब भी फर्म का विघटन होता है तो उस समय क्या करते हैं, फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं उसको वसूली खाता में डाल देते हैं, और फर्म के जितने भी दायित्व हैं उनको भी वसूली खाता में डाल देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब फर्म की संपत्तियों को विक्रय करते हैं तो उससे प्राप्त जो राशि होती है उसी से फर्म के जितने भी दायित्व हैं उनका भुगतान किया जाता है। अंत में जितने भी दायित्व का भुगतान होने के पश्चात क्या किया जाता है, उस खाते को बंद किया जाता है। तो क्या होता है, संपत्ति को बेचते हैं और उससे फिर जो भी दायित्व है उसका भुगतान करते हैं। दायित्व के भुगतान के पश्चात राशि बच जाती है तो या तो लाभ होगा, और नहीं बचती है तो या तो हानि होगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वसूली खाता को हम बंद कर रहे हैं तो पंजी प्रविष्टि होगा। और चूंकि ये हानि की दशा में हो रहा है तो वसूली से हानि को साझेदारों के खाते में बराबर अनुपात में हस्तांतरित कर। तो ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन क्या हो जाएगा, वसूली खाता से। ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया है। देखिए वसूली से हानि, यहाँ पर क्या हुआ, 43,5400 और ये क्या लिखा है 1000, ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर हमने पंजी प्रविष्टि में वसूली खाता विकलन, तो विकलन पक्ष को पहले लेते हैं। विकलन में वसूली खाता 43,000 है, यहाँ पर वसूली खाता विकलन में 5400 रुपये, और यहाँ पर वसूली खाता 1000, ये 1000 ठीक है, 1000, 5400 और यहाँ पर 43,000, इन तीनों को हम विकलन पक्ष वाले को पहले जोड़ दिए। ठीक है, विकलन पक्ष वाले को पहले जोड़ दिए। ठीक, संपत्ति से संबंधित है, क्लियर हो गया। और दूसरा हम समाकलन पक्ष वाले को जोड़ेंगे। किसको, पहले विकलन पक्ष वाले को जोड़िएगा, फिर उसके बाद समाकलन पक्ष में देखिए यहाँ पर है कितना, 6000 रुपये, और दूसरा में वसूली खाता बैंक का मतलब यहाँ पर 36,400 रुपये। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पर और है क्या, वसूली खाता, ये तो लास्ट में हम पंजी प्रविष्टि जो कर रहे हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 36,400 और 6000। ठीक है, 36,400 और 6000 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 36,400 और 6000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,000 और 36,400। अब इनका टोटल किया और इनका टोटल, तो 49,400 में 42,400 को माइनस कर दिए तो आया 7,000 रुपये। अब इस 7,000 को हम बांटेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या किए, जितने भी संपत्तियाँ थे उनका योग कर लिए, और जितने भी दायित्व हैं उनका योग कर लिए। तो संपत्तियों के योग से दायित्व के योग को घटाए तो अंतर की जो राशि आएगी, समझ रहे हैं, यहाँ पर हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, हानि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। 7200 ये 7,000 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि बराबर अनुपात में है, यहाँ पर लिखा है बराबर के साझेदार हैं, इसलिए बराबर 7,000 बटे 2 बराबर 3500 ए के द्वारा और 3500 बी के द्वारा वहन किया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, साझेदारों का पूंजी, अब ये 3500 रुपये तो वहन कर रहे हैं लोग, हानि हो गया। तो जितना उनका पूंजी था, इतना पूंजी कितना था, इनका एक जने का था 2,000 रुपये और एक जने का था 14,000 रुपये। तो ये पूंजी क्या हो जाएगा, ये 2,000 रुपये नहीं है, ये कितना है
20,000 रुपये है। कितना है? 20,000। ठीक है, ये कितना है? 20,000 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पर यही हो रहा है 20,000 में से हमारा 3500 कम हो गया, तो ये हो गया 16,500, और ये हो जाएगा 14,000 में से 3500 कम हो गया तो 10,500। ठीक है, तो ए को भुगतान करेंगे 16,500 और बी को भुगतान करेंगे 10,500। क्लियर हो गया? इस प्रकार से जो है बनेगा। उत्तर में यहाँ पर लिख लीजिएगा 16,500 हो गई है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जो है बनेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर तो हम साझेदारों का पूंजी को बांटेंगे, तो पंजी प्रविष्टि क्या होगा? अब एक और बचा हुआ है। ये क्या बचा है? ऋण। ए का ऋण को हम पहले क्यों नहीं डाले वसूली खाता में? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो ए का ऋण को वसूली खाता में इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये ऋण जो है बाह्य दायित्व के अंतर्गत आते हैं और बाह्य दायित्व को वसूली खाते के अंतर्गत नहीं डाला जाता। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बाद में चर्चा करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम अलग से पंजी प्रविष्टि करते हैं। क्या लिखते हैं? ये यहाँ पर देखिए, ए का ऋण खाता विकलन बैंक खाता से, इसको डायरेक्ट पेमेंट के ए का ऋण का भुगतान करने पर ऋण का भुगतान हमने कर दिया। ठीक, अब ऋण का भुगतान कर दिया, अब उसकी पूंजी जो है हानि हुआ था तो हम इतना रुपया क्या कर दिए? घटा दिए। अब यहाँ पर देखिए, ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन किसे? बैंक खाता से। तो यहाँ पर 16,500 और इधर बी का में 10,500 बैंक खाता से करके 27,000 शेष पूंजी राशि साझेदारों के खाते में भुगतान करने पर। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है, देखिए, साझेदारों के ऋण खातों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। साझेदारों के ऋण खातों को हम वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं क्योंकि ये ऋण बाह्य दायित्व से भिन्न होते हैं। बाह्य जो दायित्व होते हैं उनसे भिन्न होता है। इसका सीधा भुगतान किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? सीधा भुगतान किया जाता है, इसलिए वसूली खाते में शामिल इसको नहीं करते। क्लियर हो गया होगा? तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या था? 10 था। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमने जाना 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 4 जो क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया, पढ़ा अच्छे से। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए और अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊँ ऐसा मैं कोशिश करूँगा और लगातार आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक जितने भी आपके कक्षा 11वीं और 12वीं के भाई बहन हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो यह जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लगातार आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें आप लोग अच्छा लिखते हैं, बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है लिखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं और कोशिश करता हूँ कि और बेहतर ढंग से समझाऊँ और सरल तरीके से समझाऊँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।